हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारी ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स 2021 सीरीज में आज हम आपके लिए क्लास 10 के ज्योग्राफी के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस पर हमारे पहले ही वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी और केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, ये सारी इंडस्ट्रीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले बोर्ड्स में आ चुके हैं वो आपको बता चुके हैं। क्या क्या चीज आपको उनमें लर्न करनी चाहिए, शॉर्ट में कैसे आपको रिवाइज करना है उन चैप्टर्स को, ये सारे पॉइंट्स टिप्स हम आपको वीडियोस में बता चुके हैं। तो अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिलेगा, आप उनको जरूर देखिएगा जिससे इस चैप्टर को समझने में आपको आसानी हो। और आज हम आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले बताने जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे आपको सबको पता ही है कि व्हीकल से रिलेटेड है। इसमें दोनों तरह के व्हीकल आते हैं, गुड्स सर्विसेज और पैसेंजर्स, जिसमें ट्रक्स, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स सभी जो है आते हैं। ये इंडिया में वेरियस सेंटर्स पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और लिबरलाइजेशन आने के बाद में जो है ये इंडस्ट्री में न्यू और कंटेम्प्रेरी मॉडल्स जो है वो बहुत आ गए हैं मार्केट में। और इस इंडस्ट्री में जो है वो 15 इयर्स में बहुत बड़ा जूम आया है क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ गया है और इससे न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। और ये जो है इंडस्ट्री ये इंडिया में कहाँ पर लोकेट हैगी ये देखने की बात है। तो इसमें है दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। और एट प्रेजेंट इसमें 15 मैन्युफैक्चरर्स है पैसेंजर्स कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स के, 9 है कॉमर्शियल व्हीकल्स के और 14 है 2 और 3 व्हीलर्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि हर इंडस्ट्री के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल को ले जाना या बने हुए गुड्स को जो प्रोड्यूस किया है उस इंडस्ट्री में उसको मार्केट तक पहुंचाना, सबके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है और इसको हमें शॉर्ट में बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को लर्न कर लेना है। इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है और इसमें अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कितने इयर्स में इसमें बूम आया है इंडस्ट्री में और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा हुआ है इंडियन इंडस्ट्री में। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी आई है 15 इयर्स में, इसमें इंडस्ट्री में एकदम से बूम आया है। और ये कहाँ लोकेट है वो आपको हमने बताई है जगह। तो इस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है उसको आप शॉर्ट में बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बाद आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री तो इस समय की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हम कह सकते हैं। इसी के थ्रू आज वर्ल्ड में सारे जो है वो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, सारा बिजनेस चल रहा है और हम और आप भी इसी इंडस्ट्री के कारण आज लेसन पढ़ पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें है, फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीकॉम, पेजर्स, telephone exchange, radars, computers and many other equipments required by the telecommunication industry, वो सब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आते हैं। और बेंगलोर हैज emerged as the इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, वो बेंगलोर है इंडिया में। रिमेंबर दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड कि बेंगलोर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है इंडिया में। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। और 2010 और 11 के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया 46 जो है वो डिफरेंट सेंटर्स पे हैं, जिसमें मेजर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है इंडस्ट्री का, बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे, इन जगह पे मेजर ये इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री का मेजर जो इम्पैक्ट है वो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला हुआ है क्योंकि ये सारी इंडस्ट्री में ही यूजफुल होती है। इट इज एनकरेजिंग टू नो दैट 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वीमेन। वीमेन जो है वो इस इंडस्ट्री में 30% हैं।
This industry has been a major foreign exchange earner in the last 2 or 3 years because of its fast growing business processes outsourcing sector. BPO सेक्टर की वजह से ये मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है ये इंडस्ट्री। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री देखे कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय। उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिल रहा है लोगों को, 30% वीमेन है उसमें, और मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है ये। और इसका कारण क्या है, क्यों ये मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है? क्योंकि ये है बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग की वजह से। The continuing growth in the hardware and software is the key to success of IT industry in India. क्योंकि लगातार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ग्रोथ हो रही है, तो ये जो है आईटी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सक्सेस का कारण है। अब ये बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर क्या होता है? तो ये है कि जनरल बहुत सारी सर्विसेज हर इंडस्ट्री को चाहिए होती हैं, जिसको वो या तो अपने आप सब करे या किसी से हायर करके उन सर्विसेज को करवा ले। तो ये इस टाइप की सर्विसेज होती हैं जो आप इस इंडस्ट्री के आईटी इंडस्ट्री के थ्रू दूसरी इंडस्ट्रीज अपने में अपनी इंडस्ट्री का वर्क करवा लेती है, जिसे बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर कहा जाता है। अब ये देखिए बुक में मैप दे रखा है जिसमें सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो है वो लोकेट कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन बताई हुई है। जो ये आपको जरूर मैप पर करना है, क्योंकि मैप पर तो आपके एग्जाम्स में आता ही है। तो ये मैप आपको प्रिपेयर करना है, ये लर्न करना है, ये कहाँ है इंडिया में ये देखना है। अब हमने बहुत सारी जो मेन इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में पढ़ लिया कि वो कहाँ हैं, उसमें क्या क्या चीज प्रोड्यूस की जाती है, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उनके इम्पोर्टेंस हमारी इकोनॉमी में है, ये सारी चीजें हमने जान ली हैं। लेकिन अब एक बात आती है कि जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं उनके कोई बैड इफेक्ट्स भी हैं। तो वो हर चीज सिक्के के दो पहलू होते हैं कि कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी जरूर होते हैं। तो ये है कि इंडस्ट्रियल जितना भी डेवलपमेंट होता जाता है उससे पॉल्यूशन भी होता है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। जबकि इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन इसके बढ़ने से, इंडस्ट्री के बढ़ने से पॉल्यूशन बढ़ता है, जो कि लैंड, वाटर, एयर, नॉइज सब तरीके का पॉल्यूशन बढ़ता है और एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं ये इंडस्ट्री। तो उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे को एक अच्छा एनवायरनमेंट भी जरूर चाहिए। अपनी ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्टेंस के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट भी होना जरूरी है। तो इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज। अब इसमें जो है जो इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी है वो सब भी पॉल्यूशन बढ़ाती हैं, लेकिन इसमें एक थर्मल पावर प्लांट्स भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में इंक्लूड है। अब इसमें 4 तरीके के पॉल्यूशन बताए गए हैं। तो पहले एयर पॉल्यूशन को देखते हैं कि इसके क्या कारण है। यह है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जब हमारे एनवायरनमेंट में इनकी प्रेजेंस जो है ज्यादा होती है तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं हमारी हेल्थ के लिए, ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए। एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मटेरियल कंटेन्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्प्रे, मिस्ट एंड स्मोक। अब ये जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, ये किस किस इंडस्ट्री से होता है? स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक kilns, refineries and smelting plants, and burning of fossil fuel in big and small factories that ignore pollution norms. Pollution के norms तो बनाए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन ये इंडस्ट्रीज उनको इग्नोर कर देती हैं और वो अपना वर्क जो है बिना उस नॉर्म्स को पूरा किए ही करती हैं, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ जाता है। और टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हैजार्डस। ये तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। ये आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में भी इसके इफेक्ट्स बहुत जो है डरावने होते हैं। और भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो सबको याद होगी कि कैसे उसके में कितने लोगों की डेथ हुई थी, कितने जो है प्रॉब्लम्स आई थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कितने सालों तक वहां पे जो है ये प्रॉब्लम आती रही। तो इसलिए एयर पॉल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर एज ए होल। तो एयर पॉल्यूशन के इतने ज्यादा नुकसान हैं।
अब आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर। रिवर में वहां से इंडस्ट्री का जो वेस्ट आता है वो रिवर के पानी में मिल जाता है, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। अब इसमें मेन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनसे वाटर पॉल्यूशन होता है? वो है पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट बाहर आता है, जो डाइज के, डिटर्जेंट के, एसिड्स के, सॉल्ट और हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड मरकरी, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें जो है जो इससे बाहर आती है इंडस्ट्री से वेस्ट के रूप में, वो वाटर बॉडीज में मिल जाती है। इससे वाटर पॉल्यूशन होता है। अब है थर्मल पॉल्यूशन। Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling। कि hot water जो बाहर निकलता है वो before cooling उसमें मिल जाता है, इससे thermal pollution हो जाता है। अब waste from nuclear power plants, nuclear and weapon production facilities के क्या हानिकारक इफेक्ट्स होते हैं देखिए कि इससे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस हो जाते हैं। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। अब ये था कि इनके क्या क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं, और सॉइल और वाटर पॉल्यूशन जो है वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस। अब क्या होता है कि जो डंप कर देते हैं, जो वेस्ट होते हैं, ये सारे जो इसमें बताए हैं, उसको सॉइल में डंप कर देते हैं। इससे जो है सॉइल बेकार हो जाती है, और रेन वाटर पर्कुलेट्स टू द सॉइल कैरिंग द पॉल्यूएंट्स टू द ग्राउंड। वो अंदर पानी जो है रेन वाटर, वो जो ये सारी चीजें उसमें डंप की हुई होती हैं, उन पॉल्यूटेंट्स को ग्राउंड में ले जाता है, एंड द ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स कंटामिनेटेड। अब जब वो पानी अंदर से जो आता है बाहर, जो हम उसके थ्रू अपने पॉल्यूटेंट को रेन वाटर ग्राउंड के अंदर ले जाता है, और जो ग्राउंड वाटर फिर हम पीने के लिए ड्रेन करते हैं, और जो है उनके मोटर्स के, समरसेबल या हैंडपंप के द्वारा हम जो ग्राउंड वाटर को पीने के लिए लेते हैं, वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन। हमने देख लिया कौन से पॉल्यूशन देखे हमने, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, और अब नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? इसमें इरिटेशन और एंगर बढ़ जाती है। जब हम बहुत जोर की आवाज सुनते हैं, तो इससे हमारे जो है एक टेंशन, इरिटेशन, एंगर हमारे अंदर हो जाती है। और यही नहीं, इसके कारण क्या होता है? हियरिंग इम्पेयरमेंट और इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो जाती हैं, और दूसरे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो जाती हैं। Unwanted sound is an irritant and a source of stress. Industrial and construction activities जो हैं, उनसे बहुत ज्यादा उन मशीनरीज का जो शोर होता है, उससे ये इरिटेशन हो जाती है। जो जनरेटर्स, फैक्ट्री इक्विपमेंट, सॉस, ये इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, इन सारी चीजों का जो नॉइज है वो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। जब हम उन नॉइज को सुनते हैं तो हमें इरिटेशन, एंगर होने लगता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ना, ये सारी जो है प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब ये सोचने की बात है कि इतना सारे इनके जो है बैड इफेक्ट्स हैं पॉल्यूशन के, लेकिन इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इंडस्ट्रीज को बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे डेवलपमेंट में और हमारी रोजमर्रा की चीजों को बनाने में, हमारी नेसेसिटी थिंग्स जो हैं वो हमें सब इंडस्ट्रीज के थ्रू ही मिलती हैं। तो क्या हम इन्हें बंद कर दें अगर ये पॉल्यूशन करती हैं? तो ऐसा हम कर नहीं सकते, और एक कंट्री के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कंट्रोल हो सकता है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाई है, और अगर हर एक आदमी उन पर ध्यान दे और उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही इंडस्ट्री को चलाया जाए, तो इस पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। अब यह है कि एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पॉल्यूट्स 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से फ्रेश वाटर कम होता चला जा रहा है। तो इसके लिए कुछ सजेशंस हैं जिससे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। पहला है
minimizing use water for processing by reusing and recycling it in 2 or more successive stages. 2 और 3 stages पे हम इसको reuse और recycle करके इंडस्ट्री में जो यूज होता है वाटर और फिर वो पॉल्यूट हो जाता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके हम वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं जिससे हमारा फ्रेश वाटर बच सकता है। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, जो बताया था कि थर्मल पॉल्यूशन हॉट वाटर मिलने से होता है उसको हम ट्रीट करके हॉट वाटर और एफ्लुएंट्स को पहले कूल कर लें और उसके बाद रिवर्स में रिलीज करें पॉन्ड्स में, तो जो है हमारा ये थर्मल पॉल्यूशन बच सकता है। इसके लिए भी 3 फेसेस हैं, उन 3 फेसेस को हम यूज करेंगे तो हमारा ये वाटर ट्रीटमेंट हो पाएगा और जिससे हम वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब कुछ जनरल सजेशंस हैं जिनको करके इंडस्ट्रीज के पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। जैसे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली उनको जो है वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। और फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, इनके साथ में ये करना चाहिए जिससे स्मोक जो है वो कम पॉल्यूट कर सके एनवायरनमेंट को। फैब्रिक फिल्टर्स यूज करने चाहिए, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स होने चाहिए। और स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोयल, कोयल की जगह ऑयल और गैस का यूज करना चाहिए फैक्ट्रीज में। और मशीनरीज और इक्विपमेंट्स जो यूज किए जाएं और जनरेटर्स जो है यूज किए जाए उनमें साइलेंसर फिट होना चाहिए जिससे नॉइज पॉल्यूशन बच सके। और ऑलमोस्ट ऑल द मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज, सभी मशीनरीज को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि एनर्जी एफिशिएंसी तो उनकी बढ़ जाए और नॉइज कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स, नॉइज एब्यूजिंग मटेरियल भी यूज करने चाहिए। Noise absorbing materials may be used apart from personal use of earplugs and earphones. तो noise absorbing materials यूज करना चाहिए noise pollution को कम करने के लिए। तो ये सारी जो चीजें थी ये बहुत जरूरी है जिससे पॉल्यूशन, हर तरीके का पॉल्यूशन जो भी इंडस्ट्री से होता है उसको रोका जा सके। अब जो यहाँ 4 टाइप्स के आपने पॉल्यूशन पढ़े हैं इसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, हर एक पॉल्यूशन का पहले क्या रीजन है, क्या क्या रीजन है किनसे वो पॉल्यूशन होता है और उसके क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ पर, हमारे एनवायरनमेंट पर, और फिर सॉल्यूशन तो जनरल है ही। ये सारी चीजें आपको जरूर याद करनी है क्योंकि ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ये अलग अलग भी किसी पॉल्यूशन पर आ सकता है और एक जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा पहले बोर्ड्स के एग्जाम्स में आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के फिनोमेना में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक चीज है ये, द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न। तो ये भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, आपको ये स्टेटमेंट दिया हो और एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आया भी है पहले बोर्ड के एग्जाम में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको बतानी है कि इंडस्ट्री से हमारी कैसे डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और हमारे कंट्री के जो है सारे तरीके के डेवलपमेंट में इंडस्ट्री कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो बताना है। लेकिन उसके साथ साथ वो पॉल्यूशन जो है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ पॉल्यूशन जो इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है उसका कैसे हमें रोकथाम करनी है, कैसे उनको रिड्यूस करना है पॉल्यूशन को, जो पॉइंट्स हमने अभी आपको ऊपर बताए हैं वो आपको बताने होंगे। और ये बताना होगा कि किसी भी कंट्री का सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम से कम हो। ये किसी भी कंट्री के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक चैलेंज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एनटीपीसी शोज द वे। तो ये एनटीपीसी का जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आपको पढ़कर ये देखना है कि किस तरीके से उन्होंने यूज करके जो है इक्विपमेंट्स को, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उन्होंने बनाया है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है चीजें करके इकोलॉजिकल डेवलपमेंट पैदा किया है
और एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने की बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं, जो कि हर इंडस्ट्री को करने चाहिए। तो इसमें आपका एग्जाम्पल जो है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनटीपीसी ने, इसके लिए एनटीपीसी का आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। और ये एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनटीपीसी ने कौन-कौन से एफर्ट्स किए हैं एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो आपको ये एग्जाम्पल के रूप में भी और एक अलग से भी एनटीपीसी का जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर ऑल द क्वेश्चंस जो भी एनवायरमेंटल से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है और पॉल्यूशन से रिलेटेड है। एंड विद दिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर आपका एंड हो गया है। और अगर आप इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएंगे। आप स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं और अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट को देखना चाहते हैं इस चैप्टर में से तो उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो सेलेक्ट करके उसमें से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप किसी और चैप्टर से रिलेटेड कुछ चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर का डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा और स्टडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।